नमस्कार। आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौत्वी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी सफेद बाल मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी सफेद बाल। वैभव आज सुबह से ही बहुत परेशान था। उसे मालूम था आज आयकर रिटर्न भरने का आखिरी दिन है। पिछले 1 महीने से अकाउंट की डिटेल, बिल, डिलीवरी चालान, खर्चा और कमाई का ब्यौरा इकट्ठा करते करते झुंझलाहट से भर गया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उससे उधार में बिल लेकर पेमेंट नहीं किया था, तो वहीं कुछ लोगों ने उसका उधार लेकर वापस भी नहीं किया था। वैभव को लगता था सरकार को इस उधारी के चलते ही कुछ छूट देनी चाहिए। बिजनेस में 100% रिकवरी कहाँ होती है, लेकिन सच तो वो जानता था। सरकार के सामने ये सब दलीलें बेकार हैं। सरकार को इन सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं। वो तो बस आंकड़ों को समझती है या फिर कागजी सबूतों को। उसे याद आ रहा था अभी 3 महीने पहले ही उसने 5 लाख रुपए अपने उस मित्र को दिए थे जो अब कोरोना के चलते इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो किससे मांगे और किसको क्या कहे? उसका मन बड़ा दुख रहा था। वो इसी तनाव के चलते रात भर सो नहीं पाया। सुबह किसी तरह जाकर उसको थोड़ी सी नींद लगी, मगर हाय रे किस्मत, रोज की तरह सुबह की चाय लेकर उसकी पत्नी नीलिमा उसको जगाते हुए बोली, दुकान नहीं जाना है? झल्लाते हुए वैभव नीलिमा पर एकदम गुस्सा हो गया। तुम कुछ समझती क्यों नहीं? पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया हूँ। सुबह थोड़ी नींद लगी तो तुमने आकर जगा दिया। लगता है मेरी किस्मत में सुख ही नहीं है। नीलिमा समझ गई वैभव गुस्से में है। माहौल को खुशनुमा बनाने की अंदाज में नीलिमा ने वैभव के बालों में हाथ डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर टेंशन, आज शाम को जाकर ये बाल कटा लो। देखो मुझसे ज्यादा लंबे हो गए हैं। सर हिलाता हुआ वैभव, जो अभी तक गुस्से में था, बोला, तुम्हें बालों की पड़ी है? यहाँ लोग मेरी मेहनत की कमाई उधार में ले जाकर वापस नहीं देते हैं, और सरकार की टैक्स पर टैक्स लिए जा रही है। कमाई का 10% हिस्सा तो सरकार को टैक्स में सिर्फ इसलिए छूट देना चाहिए क्योंकि उधार का पैसा लोग वापस नहीं देते हैं। पढ़ी लिखी नीलिमा वैभव के इस बेतुके से तर्क को बिल्कुल मानने को तैयार न थी। शायद तुम पागल हो गए हो। सरकार को इन बातों से क्या मतलब? सोच समझकर उधार देना चाहिए ना। गलती अपनी और दोष सरकार को दे रहे हो। लो चाय पी लो। वो तो ठीक है, लेकिन अब बताओ, 3 महीने पहले वो 5 लाख रुपए दिए थे ना मनीष को। अब मनीष तो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी मेहनत की कमाई के 5 लाख रुपए तो वापस नहीं आएंगे, साथ में 1.5 लाख टैक्स में और चले गए। समझदार नीलिमा जानती थी वैभव अपने मन की भड़ास निकाल रहा है। वैसे वैभव हमेशा अपनी कमाई और खर्च का ब्यौरा बड़ा साफ सुथरा रखता था। उसके बिजनेस के तौर तरीकों की उसके मित्र भी तारीफ किया करते थे। कई बार तो उसके दोस्त पूछ भी लिया करते थे, अरे तुम अपने लिए कमा रहे हो या सरकार के लिए? वैभव हमेशा दोस्तों को एक ही बात कहता, देख भाई, मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए। 2 रोटी कम खा लूंगा, लेकिन दिमागी शांति चाहिए बस। वैभव के दोस्त कई बार उस पर हंसते भी और समझाते भी, अरे यार कोई नहीं देखेगा। अगर भगवान ना करे कभी कोई इनकम टैक्स रेड पड़ भी गई तो थोड़ा चाय पानी कर देना बस, इसमें इतना घबराने की क्या बात है। और अगर नहीं पकड़े गए तो सारा माल तुम्हारा। खुद सरकार भी कहां पूरी ईमानदारी से पैसा लोगों पर लगाती है। गर्दन उठा कर देखो तो सही, चारों तरफ लूट मची है, मियां लूट। उसके दोस्त उसे उदाहरण तक देते, देखो मैं पिछले 5 साल से तुमसे 10 गुना व्यवसाय करने के बाद भी तुमसे कम टैक्स देता हूँ। मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, और जब होगा तब तक मैं इतना कमा चुका लूंगा कि इनकम टैक्स वालों को भी कुछ ले देकर सब ठीक कर लूंगा। कुल मिलाकर कहूं तो मैं नुकसान में नहीं रहूंगा। मगर ये सब दलीलें वैभव को समझ नहीं आती थी। 1-2 बार वैभव सोचने पर मजबूर भी हो जाया करता, शायद उसके दोस्त ठीक ही कहते हैं। नहीं, ये सब मैं नहीं करना चाहता। ये पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, ये सब मुझसे नहीं होगा। बिना वजह बदनामी होती है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस तरह मन को समझाकर हर बार वैभव अपने आप को संभाल ही लेता। नीलिमा जानती थी वैभव की ये वार्षिक समस्या। मार्च का महीना आने पर होली की खुशियों के साथ साथ टैक्स रिटर्न फाइल करने का कष्ट भी साथ रहता है।
इसलिए नीलिमा के लिए कोई नई बात न थी। मगर हाँ, महीना कोई भी हो, बाल तो कटाना ही पड़ेगा ना। देखो जेंटलमैन नहीं लग रहे हो, और सुनो मैंने शादी जेंटलमैन से ही की है, कहकर नीलिमा हंस दी। नीलिमा की हल्के से मजाक से वैभव की सुबह की टेंशन थोड़ी कम तो हुई और वो अपने रोज की तैयारियों में लग गया। शाम होते होते वैभव चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठकर दिन भर रिटर्न फाइल करता रहा। कब शाम के 7 बज गए वैभव को पता ही नहीं चला। वैभव खुश था, रिटर्न फाइल हो गया है, सारे पेपर भी मिल गए। इस साल की टेंशन तो खत्म हुई। खुशी खुशी घर वापस लौटते हुए वैभव की नजर उस हेयर सैलून पर जा पड़ी जहां वो अक्सर बाल कटवाया करता था। उसे याद आया सुबह तनाव भरे माहौल में नीलिमा कह रही थी कि उसे बाल कटवाने हैं। टेंशन तो खत्म हो ही चुकी थी, चलो बाल ही कटा लिए जाएं, थोड़ा आराम भी हो जाएगा और हाँ, बाद में मालिश भी करवा लूंगा, बहुत दिनों से सैलून नहीं गया हूँ। बस यही सोचकर वैभव ने अपनी कार सैलून की तरफ मोड़ दी। वैभव अक्सर इसी सैलून पर बाल कटवाया करता था। बस इसीलिए सैलून के मालिक नीरज ने बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट से स्वागत करते हुए पूछा, सर बहुत दिनों बाद आना हुआ। पूछ मत यार, बस सरकार को टैक्स देने के लिए कमा रहे हैं। कहते हुए मानो वैभव का दर्द एक बार फिर झलक आया हो। बस तुम मालिश कर दो और बाल काट दो, वरना घर पर आज खाना नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ हंस दिए और फिर सिलसिला शुरू हुआ बाल काटने का। लगभग 10 मिनट तक कैंची और कंघे के साथ तालमेल भरी आवाज के साथ बाल काटने के बाद नीरज ने बड़ी तन्मयता से पूछा, लो साहब, हर बार की तरह अच्छे ही कटे हैं ना, देख लीजिए। एक कुशल विश्लेषक की तरह बालों को सिरे से निहारते हुए अभिषेक ने देखा सब कुछ तो ठीक है, मगर कान के आसपास 2-3 सफेद बाल बचे रह गए हैं। ऐसा अक्सर वैभव के साथ होता रहता था। नीरज वैभव के कहने पर चुपचाप उन सफेद बालों को अलग से काट दिया करता था, मगर हर बार इस तरह कुछ सफेद बालों का बच जाना वैभव के लिए एक जिज्ञासा का विषय बन गया था। आखिर आज वैभव ने नीरज से जिज्ञासावश पूछ ही लिया, अच्छा ये बताओ, जब तुम इतनी मेहनत से बाल काटते हो, फिर भी तुम्हारी इस तेज धार वाली कैंची और ऊपर से तुम्हारा ये वर्षों का अनुभव होने के बाद भी इक्का दुक्का सफेद बाल कैसे बच जाते हैं? वैभव के सवाल को सुनकर नीरज ने बेफिक्री से अपने सैलून की सफाई करते हुए सफेद बालों के बच जाने का कारण बताया। सर, ये जो सफेद बाल होते हैं ना, कैंची के बीच में आकर कई बार मुड़ जाते हैं, लेकिन काला बाल तो एक भी नहीं बच पाया। वैभव ने विस्मय से पूछा, फिर सफेद बाल कैसे बच जाते हैं? वैभव की जिज्ञासा को शांत करते हुए नीरज ने कहा, अरे सर, आप भी कमाल का सवाल पूछते हो, काले बाल कैसे बचेंगे? उनके लिए तो हम और हमारी कैंची है ना। मगर सफेद बाल थोड़े लचीले होते हैं, इसीलिए कुछ सफेद बाल हमारे लाख जतन करने के बाद भी कैंची के बीच में रहते हुए भी जहां से कैंची या हमारा हाथ का दबाव कमजोर होता है, बस वहीं पर मुड़कर बच जाते। अच्छा, तो ये बात है, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारी इतनी मेहनत और अनुभव के बाद भी तुम्हारी कैंची से ये सफेद बाल बच जाते हैं? नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहब, हमें मालूम रहता है कि हम कितना भी कोशिश करें, फिर भी 1-2 बाल तो बच जाते हैं, और फिर ऐसे बालों के लिए अलग से उसके लिए कैंची चलाते तो हैं। इन सफेद बालों की बात खत्म होते होते सुबह से टैक्स रिटर्न फाइल करने की तनाव में जी रहे अभिषेक को न जाने क्यों अपने उन दोस्तों की याद आ गई जिन्हें एहसास है कि वो सरकार की कैंची से निकल जाएंगे। अब उन्हें कौन बताए कि जब सारे बाल कट जाएंगे तो वो अलग से पहचाने जाएंगे और फिर कोई एक कैंची उन्हें अलग से काटने फिर आएगी। मगर हाँ, आएगी जरूर। वैभव मन ही मन मुस्कुराता हुआ घर की तरफ चल दिया। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी सफेद बाल। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।